एक कल ही पेशेंट आई है मेरे पास, मल्टीपल आई पिल्स लेके, टीनेज, इरेगुलर पीरियड्स के साथ 5 या 6 आई पिल्स लिए हैं उसने एक मंथ में। पीसीओएस जो है इन फ्यूचर इट कैन लीड टू डायबिटीज, ओबेसिटी की वजह से, इट कैन लीड टू फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आफ्टर मैरिज, इट कैन लीड टू सी एंडोमेट्रियम जिसको हम कैंसर बोलते हैं यूट्रस का, इट कैन लीड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और वो हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म की वजह से हमारा जो यूट्रस का अंदर वाला लेयर होता है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो हमेशा सेंसिटिव हो जाता है इस ईस्ट्रोजन से, और अगर लॉन्ग टर्म सेंसिटिविटी रहती है तो वो उसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नमस्कार, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ संतोख हेल्थ टॉक्स। आज हम बात करेंगे वुमेन हेल्थ के बारे में, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस है। और हमारे साथ आज मोस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर राधिका गुप्ता हैं। वेलकम मैम। नमस्कार। मैम का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, और विद रिस्पेक्ट टू वुमेन हेल्थ की बात करते हैं तो इनका नाम सबसे पहला जहन में आता है चंडीगढ़ में। मैम, जैसे हमने वुमेन हेल्थ के बारे में बात करी, वुमेन हेल्थ के 3 पीरियड्स होते हैं अगर हम कहें। हाँ जी। एक तो होता है कि जब मेनार्की स्टार्ट होती है, बिल्कुल। एक होता है पीरियड जब हम फर्टिलिटी की एज में आते हैं, एंड थर्ड वन इज द मेनोपॉजल स्टेट। आज हम जो बात करने जा रहे हैं मैम, बेसिकली हम बात करेंगे मेनार्की स्टेट के बारे में। आप रेगुलरली इतने बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स आपके पास आते हैं कि मेनार्की की एज जो है, जो अर्लियर डेज में 13 हुआ करती थी, 12-13 हुआ करती थी, that has decreased and now it is 8-9 and this is something very scary also for parents. This is because of multiple factors, we can say. एक तो हमारा लाइफस्टाइल आजकल चेंज हो गया बच्चों का, they are eating more of junk food, healthy weight नहीं मेंटेन हो पा रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इमोशनल फैक्टर्स, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एंड अगर 8 साल से जल्दी हो रही है वो तो एबनॉर्मल है, That is abnormal। हाँ, और 8 साल के बाद भी 9-10 की एज क्या ही होती है बच्चे के लिए, कुछ भी नहीं, बट उसमें जब आ रही है तो उसको अर्ली प्यूबर्टी तो है ही। तो उस केस में हम उनको बस अब एजुकेशन ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वी कैन मेंटेन अ गुड हेल्दी वेट फॉर देम। मैम, अगर मैं एज अ पेरेंट बात करूं, किसी भी पेरेंट्स के लिए 9 इयर्स में मेनार्की हो जाना या 8 इयर्स में मेनार्की हो जाना, उस बच्चे के लिए वो इमोशनल लाइक इट इज टर्मोइल इज टू अर्ली। 8 इयर्स में तो हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई थायराइड डिसफंक्शन है कि क्या है। बट 9-10 इयर्स हम अब नॉर्मल नहीं मानते हैं, बट हाँ, इमोशनली बच्चे के लिए, पेरेंट के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड हो जाता है। मदर के लिए समझाना मुश्किल हो जाता है कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सेक्स एजुकेशन और यही मेनार्की की एजुकेशन देना बहुत जरूरी हो गया है, ताकि बच्चे समझें। बट वही बात आ गई है कि 8 साल के बच्चे को हम क्या ही समझा सकते हैं। बट दिस इज आयरनी। तो हम ये कर सकते हैं कि बिल्कुल बचपन से, जैसे पीडियाट्रिशियंस हमें बोलते हैं कि बच्चे को चीनी नहीं देनी है, बच्चे को जंक नहीं देना है, वो चीज फॉलो करें, उनको ना दें। वो चीज ना देंगे तो हेल्दी वेट मेंटेन होगा। हेल्दी वेट मेंटेन होगा तो हमारी हार्मोनल एक्सिस जो है वो लेट एक्टिवेट होगी, जैसे कि पहले होती थी। कई बार अगर देखें तो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो आउट ऑफ लव बच्चों को चिप्स पकड़ा देंगे, टॉफीज पकड़ा देंगे। वही चीज तो समझाना मुश्किल है। वो चीज आजकल की जनरेशन को समझानी पड़ेगी अपने पेरेंट्स को। उनको वो वीडियोस, उनको यही वीडियोस दिखाएं, वो डॉक्टर पीडियाट्रिशियंस की वीडियोस दिखाएं, उनको समझाएं कि ये चीज नहीं करनी है। जो मतलब उनकी एज में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की एज में 50 साल में जाके हाइपरटेंशन होता था, हमारे पेरेंट्स की एज में 40s में होने लगा, अब हमारे एज ग्रुप में 30s में होना शुरू हो गया, अब हमारे बच्चों की एज ग्रुप में अर्ली 30s में होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम बिल्कुल बचपन से ही उनका बिल्कुल हेल्दी वेट मेंटेन करें, हेल्दी लाइफस्टाइल उनको फॉलो करना सिखाएं, तो ही उनकी हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा सकते हैं। ट्रू। मैम, अब ये तो बात हो गई मेनार्की की, बच्चे को मेनार्की हो गई। लाइक इट इज, एज आई सेड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर अ मदर टू मेक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है उसकी लाइफ में, नई चीज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स कि बच्चे के पीरियड्स जब होते हैं, अब वो पीरियड्स कभी हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहे हैं, तो इस टाइम पे कब हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट करना चाहिए? बिकॉज कई केसेस में बोलते हैं कि दैट इरेगुलर पीरियड्स लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो। जैसे ही मेनार्की आती है तो किसी भी फीमेल बॉडी को थोड़ा सा, हम बोल सकते हैं कि डेवलप होने में, मेंस्ट्रुअल साइकिल को डेवलप होने में कुछ ईयर्स भी लग सकते हैं। हाँ जी। जो इनिशियल कुछ साइकिल्स होते हैं, दे आर एनोवुलेटरी। एनोवुलेटरी का मतलब है कि उसमें ओव्यूलेशन नहीं होती है। तो वो साइकिल्स पेनलेस हो सकते हैं, उनमें ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, वो साइकिल्स इरेगुलर हो सकते हैं। बट अगर वो चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है तो डेफिनेटली यू शुड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास मेडिसिन हैं, हार्मोन्स हैं, सब कुछ है। तो बट
आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ मिनार्की फिर भी ये चीजें रह रही हैं तो डेफिनेटली वो एक प्रॉब्लम का कंसर्न है। आगे जाके PCOS सुना होगा आप लोगों जी, ने, जी। ठीक है, वो काफी कॉमन हो गया, वो भी एक ओबेसिटी का ही कारण है उसके। PCOS जो है इन फ्यूचर इट कैन लीड टू डायबिटीज, ओबेसिटी की वजह से। इट कैन लीड टू फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आफ्टर मैरिज, इट कैन लीड टू सी एंडोमेट्रियम जिसको हम कैंसर बोलते हैं जी। यूट्रस का, इट कैन लीड टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें लिपिड प्रोफाइल खराब होती है, हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, मतलब इट कैन लीड टू मल्टीपल प्रॉब्लम्स, पूरी की पूरी बॉडी की हेल्थ, ना कि खाली गायनेकोलॉजिकल हेल्थ, ये सब कुछ अफेक्ट करता है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी पेरेंट को लगता है कि उनके बच्चे के साइकिल 3 मंथ से ज्यादा इरेगुलर रह रहे हैं या फिर उनको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है फॉर 7 डेज या उससे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर वो आके विजिट करें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को। ये ना करें कि घर पे बैठे रहें और बेबी का या बच्चे का जो भी है HB कम हो गया है, उसको एनीमिया हो गया, उस स्टेज में फिर लेके आए, क्योंकि फिर बात आ जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स पे, सप्लीमेंट्स पे, तो वो उस स्टेज तक ना पहुंचने दें। तो दीज आर द अर्ली साइंस जब पेरेंट्स को एज अ हाँ, मदर और अ फादर को अवेयर होना चाहिए कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है। साथ क्या हो रहा है, अगर उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है या फिर उसको अगर 2-3 महीने साइकिल आ ही नहीं रहा है, वो तो भी आके दिखाना है, क्योंकि अगर किसी को मेनार्की आ गई है तो फिर उसको वंस इन 1.5 मंथ 2 मंथ साइकिल आना चाहिए, ठीक है, दैट इज अ रेगुलर, दैट इज हाँ, मतलब 21 to 35 days हम रेगुलर मानते हैं, बट स्टार्टिंग फेज में इट कैन बी अ बिट इरेगुलर, इट कैन बी अ बिट मोर ऑफ ब्लीडिंग व्हिच विल गेट रेगुलर ओवर टाइम। ओके, ठीक है। कई केसेस में अगर हम देखें मेनार्की हो गई है और ब्लीडिंग बहुत कम हो रही है, इट्स हार्डली लास्टिंग फॉर 1 or 2 days, दैट केस में भी हमको इन दैट केस आल्सो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए, अगर तो 1 से 2 दिन ब्लीडिंग हो रही है और वो रेगुलर हो रही है, और मतलब स्पॉटिंग हो रही है, अगर मैं बोलूं खाली नहीं, अगर खाली स्पॉटिंग हो रही है फिर तो एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा उसको, मतलब एग्जामिन इन सेंस कि उसका एक बार अल्ट्रासाउंड हो जाए, उसके बेसिक टेस्ट हो जाए, हार्मोन्स के टेस्ट हो जाए, सब हो जाए। अगर सब नॉर्मल है और हर महीने में ब्लीडिंग 2 दिन के लिए हो रही है, दैट इज नॉर्मल। हाँ, बट कम ब्लीडिंग, बिल्कुल कम ब्लीडिंग होना या फिर 3 महीने में एक बार खाली स्पॉटिंग होना, वो अब नॉर्मल चीज है। उसके लिए देखना पड़ेगा कि क्या है, PCOS है, कहीं कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री तो नहीं है, उसकी वजह से भी ये सब चीजें हो सकती है। मैम, ये तो रही पीरियड स्टार्ट होने की बात। अगर हम बात करें पीरियड्स एक बार नॉर्मल स्टार्ट हो गए हैं, तो नॉर्मली कितने दिन तक का पीरियड लास्ट करना चाहिए एक ह्यूमन हेल्दी बॉडी को? 2 days is also normal, 7 days is also normal. 2 days is also normal and 7 days is also normal. ये कई रिसेंटली केसेस कल ही मेरे पास एक पेशेंट आए हैं कि मैम हमें खाली 2-3 दिन ही ब्लीडिंग होती है, हमारे साथ में कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरी फ्रेंड है उसको 7 days ब्लीडिंग होती है, उसको 6 days ब्लीडिंग होती है, बट 2 days ब्लीडिंग इज ऑल्सो नॉर्मल, 7 days ब्लीडिंग इज ऑल्सो नॉर्मल, cycle of 21 days is also normal, cycle of 35 days is also normal. तो ये this can vary from person to person and this can vary from age to age in same person also. Age to age in same person. Yes. Also. Okay. So this is like this is a normal range. There is a normal range for everything in because मैम अभी तक हमने सुन रखा था 5 days का पीरियड इज अ नॉर्मल पीरियड, जो बचपन से सुनते आ रहे हैं वो यही सुनते आ रहे थे। अगर आपको अच्छे से फ्लो हो रहा है, 2 दिन भी ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, टाइम पे आ रहे हैं तो वो नॉर्मल चीज। वो कौन से मार्कर्स होते हैं मैम जिनको हमको, एज आई सेड कि नॉर्मल पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, अब पीरियड ज्यादा हैवी हो रहे हैं या दिन में आप 3 से 4 पैड्स चेंज कर रहे हैं, इज दैट नॉर्मल या इज दैट अ हेवी ब्लीडिंग? किसको हम हेवी ब्लीडिंग काउंट करेंगे? तो नॉर्मल मानेंगे हम, बट अगर किसी को बहुत ज्यादा क्लॉट्स पास हो रहे हैं, ब्लड क्लॉट्स पास हो रहे हैं मोर देन द साइज ऑफ अ कॉइन, या किसी का पैड जो है वो 1-2 घंटे के अंदर ही पूरा सोक हो रहा है, तो वो चीज को हम अबनॉर्मल मानते हैं। हाँ, ओके। तो उस केस में आपको विजिट करना है, वो पेशेंट को खुद भी पता चल जाता है कि मुझे इतनी ब्लीडिंग होती थी, अब मुझे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, इन अब एडोलेसेंट एज ग्रुप की या फिर मेनार्की एज ग्रुप की बात हो रही है, तो HPV वैक्सीनेशन, इसके बारे में काफी अवेयरनेस अब होनी शुरू हो गई है, कई लोगों को पता है, कईयों को नहीं पता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्वाइकल कैंसर यूट्रस के सर्विक्स का कैंसर है और इट इज द ओनली प्रिवेंटेबल कैंसर इन गायनेकोलॉजी, तो इसके लिए हम HPV वैक्सीन लगवाना चाहिए। 9 साल की उम्र से हम बच्चियों को लगवाना शुरू कर सकते हैं। इसकी 2 डोजेज रहती है 9 to 15 ईयर्स में, एंड आफ्टर 15 ईयर्स इसकी 3 डोजेज रहती हैं। पहले हम इसको 27-28 साल की फीमेल्स तक लगवाते थे, अब हम 45 ईयर्स तक रिकमेंड करते हैं कि लगवा लेना चाहिए। और इससे खाली सर्वाइकल कैंसर नहीं प्रिवेंट करा सकते हम, इससे हम एनल कैंसर और भी पेरिनियल कैंसर जो होते हैं वो भी प्रिवेंट होते हैं। अब इस वैक्सीन के 3-4 टाइप्स होती हैं, वो पेशेंट अपने बजट के अकॉर्डिंग जो उनको सूट करे लगवा ले, बट बेनिफिट सबका होगा।
ऐसा नहीं है कि Okay. जो सस्ता होगा उसका बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, उसका बेनिफिट थोड़ा 95% से नहीं होगा तो 85% तो होगा ही। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जरूर लगवाएं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो दूसरा वाला लगवाएं, बट लगवाएं जरूर। आइडियली अगर हम बात करें तो HPV वैक्सीन शुड बी मैंडेटरी फॉर एवरी गर्ल आ चाइल्ड। रहा है वो IAP में तो आ रहा है अब। जी, पीडियाट्रिक्स का जो हमारा चार्ट होता है वैक्सीनेशन, उसमें ऐड हो रहा है अब। ऐड हो रहा है वो। हाँ जी, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। ओके मैम, ये हम जैसे बात करें मिनार्की के बारे में, मिनार्की से जो हम प्रोसीड करते हैं टुवर्ड्स एडोलेसेंस की बात करें, हाँ जी। so now for all the girl child who are now getting active towards their others, I mean the sex, फिजिकली एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, तो ये एज को कैसे पेरेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए बच्चों को? देखिए, एक तो गवर्नमेंट की सेट एज है, यू मस्ट बी नोइंग, 18 इयर्स 18 इयर्स right. सेट एज है। उससे पहले जो भी है दैट इज इलीगल। तो इसके लिए तो हमें 2-3 चीजें ये हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पेरेंट शुड बी अ फ्रेंड टू द गर्ल, राइट। गर्ल बॉयज जो भी हैं, ठीक है ना। तो पेरेंट फ्रेंड्स होंगे, उनको अच्छे से समझा सकेंगे, उनसे बात कर सकेंगे, फ्री रहेंगे बच्चे भी उनसे, तो थोड़ा सा बच्चों को अवेयरनेस आएगी। Awareness. तो सेक्स एजुकेशन स्कूल्स में बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे उनको सब चीज़ें बताएं, उनसे कंसील ना करें, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का शिकार ना हो जाएं। फिर एक कल ही पेशेंट आई है मेरे पास, मल्टीपल आईपिल्स लेके, टीनेज, इरेगुलर पीरियड्स के साथ 5 या 6 आईपिल्स लिए उसने एक मंथ में। एक मंथ में 5 या 6 यस। एप्पल्स? ओके। तो वही, दिस इज लैक ऑफ एजुकेशन ओनली। पेरेंट्स को बताएं, चीजें गाइड करें। पेरेंट्स या सेक्स एजुकेशन स्कूल में मिली हो जो उनको बताएं कि प्रॉपर बैरियर मेथड्स हैं, दे कैन यूज कॉन्डम्स, दे कैन यूज अदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, बट आईपिल इज नो मेथड। हाँ, मतलब इट इज फॉर इमरजेंसी, यू कैन यूज इट वंस और ट्वाइस, 5-5, 6-6 बार करेंगे। दीज आर ऑल्सो हॉर्मोन्स, वो आपका साइकिल पूरा का पूरा डिस्टर्ब करेंगे। वो एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल सकती ना इतनी जल्दी, राइट। तो वही प्रॉब्लम है। तो जैसे मैम, ये आईपिल लेके बच्चा आया आपके पास, मल्टीपल आईपिल्स लेके, पहली बात तो ये समझाना बहुत जरूरी है बच्चों को कि आईपिल इज नॉट सोल्यूशन की वो रोक देगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ठीक है, लेकिन 100% गारंटी उसकी नहीं है, जो लोगों को लगता है। गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं है जी। तो वही बात है कि उनको तभी बोल रही हूँ, एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। देन दे कम विद प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, टीनेज प्रेगनेंसीज। उस केस में फिर HIVs या बाकी मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, या किसी को नहीं पता है कि इसको क्या इन्फेक्शन है, बच्चों को भी नहीं पता है कि ये इन्फेक्शन कैसे ट्रांसमिट होती है, फिर वो इन्फेक्शन लेके आएंगे, फिर वो इन्फेक्शन तो लाइफ टाइम के लिए आ जाएगी उनके पास। ये समझाना बहुत जरूरी है शायद इन बच्चों को कि लाइफ थ्रेटनिंग चीजें हो सकती हैं। इनको ये लगता है कि लाइफ थ्रेटनिंग चीजें नहीं हो सकती हैं। आजकल के बच्चे समझदार हो गए हैं, 14-15 साल के बच्चे सब समझते हैं, तो इसलिए इनकी एजुकेशन स्कूल टाइम में शुरू कर देनी चाहिए। उनको ये सब चीजें खुलकर बतानी चाहिए, टीचर्स को, पेरेंट्स क्या को। लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। पेरेंट्स छुपा, मतलब कुछ पेरेंट्स बोलते हैं हम बता नहीं सकते हैं, हम कैसे बताएं बच्चों को, बट दे शुड बी वेरी ओपन अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि आजकल सभी बच्चे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं। ट्रू। अगर हम हमेशा मदर की बात करते हैं, इफ देयर इज अ गर्ल चाइल्ड रिलेटेड, व्हाट काइंड ऑफ अ रोल फादर शुड प्ले विद द गर्ल? जैसे कई बार होते हैं पीरियड्स के बारे में बताने में बच्चा हिचकिचाता है पेरेंट फादर को। इफ अ फादर इज अलोन एट होम, तो उसको लगता है कि कैसे बताऊं, कैसे फादर को बताऊं कि पैड्स लेकर आइए। आपको पहले से ही सेट करना है फादर के साथ भी, ताकि बच्चा फ्रेंडली रहे कि दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, फादर नोज every month is going to happen. सिंस मदर को भी हो रहा है, ठीक है ना, तो फादर अगर बच्चे के साथ स्टार्टिंग से ही फ्रेंडली है या कैजुअली इस बारे में बात करते हैं, तो ये चीज नॉर्मल लगेगी ही नहीं बच्चे को कभी। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर स्टार्टिंग से ही आप ऐसा बच्चे के साथ रेपो बनाएंगे तो फिर बच्चे को अब नॉर्मल लगेगा ही नहीं वो चीज। मैम, जैसे हमने अभी बात करी, ये चीज तो लड़कों को, इवन नॉट ओनली फॉर फीमेल, मेल्स को भी बतानी चाहिए। इट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, इसमें कुछ वो नहीं है छुपाने वाली या फिर शर्म करने वाली बात, कुछ नहीं है। We need to educate a girl or a boy also. थिंग दैट हैपेंस टू एवरीवन, कि चाहे वो सिबलिंग्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, शर्म वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। ट्रू मैम, वेरी ट्रू। ये तो मैम हमने से मिनार्की की बात करी, अब मैं बात करूंगी PCOS इज अ वेरी कॉमन डिजीज नाउअडेज। तो PCOS के पेशेंट में क्या क्या फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और ये बहुत कॉमन डिजीज की बात, तो डिजीज तो नहीं कहूंगी मैं एग्जैक्टली, बट हाँ, PCOS इज वेरी कॉमन इन द एज ऑफ 15-16 नाउ। देखो, PCOS है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और PCOD है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। जब वो सिंड्रोम जो है वो किसी सिम्टम्स की फॉर्म में आने लगता है, उसको हम डिजीज बोलते हैं। ठीक है, PCOS कभी कभी कोई सिम्टम्स नहीं दिखाता है, कभी कभी उसमें इरेगुलर मेंसेस रहते हैं, ठीक है,
हिर्सुटिज्म जिसको हम बोलते हैं, फेस पे हेयर ग्रोथ, बॉडी पे हेयर जी। ग्रोथ कहीं ज़्यादा है, एंड्रोजेनिज्म हो जाती है, वो चीज़ है। कभी कभी सिंपली पेशेंट इरेगुलर साइकिल्स के लिए आता है, अल्ट्रासाउंड में फॉलिकल्स दिखते हैं या फिर सिस्ट दिखती हैं, उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। अब इसके शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस या इफेक्ट्स हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। बेसिकली ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, बॉडी में हेल्दी वेट नहीं मेंटेन हो रहा है हमारी, जी। उसकी वजह से सारे हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और शॉर्ट टर्म में हमारे को यही होगा कि साइकिल्स इरेगुलर रहेंगे। अगर पेशेंट मैरिड है तो उसको कंसीव करने में प्रॉब्लम Problem होगी। रहेगी, इनफर्टिलिटी हो सकती है। और ये इनफर्टिलिटी ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं ट्रीट हो सकती। उसके बाद लॉन्ग टर्म में हमारे पास इसका बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस रहती है, डायबिटीज के चांसेस काफ़ी होते हैं, एबनॉर्मल वेट की वजह से बीपी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हाइपरटेंशन जिसको हम बोल रहे हैं उसके चांसेस रहते हैं। और एक चीज़ होती है हाइपर एस्ट्रोजनिज्म। पीसीओएस में हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन की मात्रा हमेशा ज़्यादा ही रहती है, और वो हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म की वजह से हमारा जो यूट्रस का अंदर वाला लेयर होता है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो हमेशा सेंसिटिव हो जाता है इस ईस्ट्रोजन से। और अगर लॉन्ग टर्म सेंसिटिविटी रहती है तो वो उसमें कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर पीसीओएस प्रोलॉन्ग्ड हो, 10 साल 20 साल हो, तो फिर कैंसर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वेट की वजह से भी डायबिटीज़ ये अपने आप में ही सी एंडोमेट्रियम के रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये सब चीज़ें बचाने के लिए, वही मैंने आपको पहले भी बताया, हमें एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है और साइकिल्स पे ध्यान रखना है कि साइकिल्स कितने रेगुलर रह रहे हैं, इरेगुलर रह रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को नहीं आ रहे हैं 2-2 3-3 महीने साइकिल, तो उनको आना है, उनको आके ट्रीटमेंट लेनी है, हार्मोनल या नॉन हार्मोनल वट ट्रीटमेंट, ठीक है, ताकि उनको साइकिल्स आएँ। किसी के साइकिल नहीं आ रहे हैं तो ईस्ट्रोजन वो और ज़्यादा रहेगा और वो ईस्ट्रोजन सेंसिटाइज करता रहेगा हमारी एंडोमेट्रियम को। मैम, बिफोर वी लीव फॉर टुडे, सो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं चाहती हूँ आप सारे ही फीमेल्स मेंबर्स को दें, रादर मेल मेंबर्स को भी दें, कि व्हाट इज़ द राइट टाइम कि हाँ अब हमें डॉक्टर को विजिट कर लेना चाहिए, बच्चा इस एज का हो गया है, या साल 2 साल में एक बार गायनेकोलॉजी से एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी बन जाता है? देखो, डेफिनेटली रेगुलर चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गायनेकोलॉजिकल फिजिशियन सारे चेकअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसा नहीं है कि खाली बूढ़े लोगों के लिए, जिनको कोई बीमारी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकियों को भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया वैक्सीनेशन, राइट, किसी को मेनार्की आ गया है, वैक्सीनेशन उसी टाइम करवा लें या 9 ईयर्स पे करवा लें, एक चेकअप तो वैसे ही हो जाएगा एक तो। उसके बाद कभी भी आपको लग रहा है कि 3 महीने हो गए और साइकिल्स अभी भी आगे पीछे होके आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, एक विजिट तब लें। ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तब लें। और कोई भी दिक्कत कभी भी लगती है तो लें, अदरवाइज ईयरली चेकअप तो एटलीस्ट करवा ही लें। कम से कम हार्मोन्स का टेस्ट हो जाएगा, या कोई और डिजीज है वो जल्दी पकड़ में आ जाएगी, तो दिखाना तो। कई बार ऐसा होता है मैम कि पीरियड्स के पेन हो रहे हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं ये बोलकर कि नॉर्मल है। थोड़ी बहुत पेन, देखो ओव्यूलेट, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के कुछ साइकिल्स एनओव्यूलेटरी होते हैं, वो वाले साइकिल्स पेनलेस हो सकते हैं, बट जिस साइकिल में ओव्यूलेशन हो रही है उसमें थोड़ी बहुत पेन तो होगी। वो थोड़ी बहुत पेन, अब सब पेशेंट्स की टॉलरेंस अलग अलग है। कुछ लोग बिना पेन किलर लिए ठीक रहते हैं, कुछ लोग 1-2 पेन किलर लेते हैं। बट अगर आपको रोज पेन किलर लेने पड़ रहे हैं अपने पीरियड्स में, 5 दिन लेने पड़ रहे हैं, पीरियड्स शुरू होने से पहले भी पेन हो रही है, पीरियड्स खत्म होने के बाद भी पेन हो रही है, तो दैट इज एब्नॉर्मल थिंग, उसके लिए इवैल्यूएशन चाहिए, ठीक है ना। तो बाकी थोड़ा 1-2 पेन किलर लेके अगर किसी का काम चल रहा है तो दैट्स परफेक्टली ओके, फाइन। हाँ, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आपने इतना गाइड किया लोगों को, एंड बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन लोगों को मिली होगी आज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम।